पिछले भाग में आपने पढ़ा कि एक दिन अचानक ही झुमकी के सामने सुमेर सिंह का राज खुल जाता है। लेकिन वह हिम्मत से काम लेती हुई सुमेर सिंह को अपने झांसे में ले लेती है और इस तरह वो अपनी सूझबूझ से तीसरी मंजिल पर कैद मोहिनी को भी आज़ाद करा लेती है। लेकिन जैसे ही मोहिनी को दोबारा से बेटी होने की खबर अमर सिंह को लगती है, वह मोहिनी और अपनी बच्ची दोनों को मौत के घाट उतार देता है। अब आगे डॉक्टर, हाँ, अब आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए। डॉक्टर विमला जी को दवा की प्रिस्क्रिप्शन देकर चला गया। उनके जाते ही झुमकी विमला जी से, माँ, मोहिनी दीदी और उनकी बेटी कैसी है और मैं यहाँ कैसे आई? विमला जी अपनी गर्दन झुकाकर बोली, तू अब अपना ख्याल रख, दूसरों की चिंता मत कर। झुमकी घबराते हुए, मुझे सच सच बताइए, सब ठीक तो है ना? विमला जी रोते हुए, कुछ भी ठीक नहीं है। अमर ने मोहिनी और उसकी बच्ची को मार दिया और उनकी लाश उठाकर ले गए। झुमकी रोते हुए, आप झूठ बोल रही हैं ना? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैंने मोहिनी दीदी से वादा किया था कि मैं उनकी बच्ची को बचाऊंगी। विमला जी झुमकी को अपने सीने से लगाकर बोली, मत रो मेरी बच्ची, तुझे तो खुश होना चाहिए कि मोहिनी और उसकी बच्ची को इस नर्क से आज़ादी मिल गई। झुमकी को विमला जी ने बहलाकर सुला दिया और खुद अपने ख्यालों में खो गई। जब से वो इस हवेली में आई हैं, तब से अब तक कितनी औरतों पे जुल्म हुआ, कितनों को अपनी जान गंवानी पड़ी, पर आज मोहिनी के साथ जो भी हुआ वो सबसे भयानक था। उन्हें खुद पर शर्म आ रही थी, क्योंकि एक तरफ झुमकी थी जो मोहिनी के लिए अपनी जान देने को भी तैयार थी, और दूसरी तरफ वो थी जो सब कुछ एक पाषाण की तरह देखती रह गई। सुमेर सिंह की कड़कदार आवाज़ सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आई। सुमेर सिंह ने उन्हें कमरे से बाहर जाने का इशारा किया तो विमला जी बोली, झुमकी की तबीयत ठीक नहीं है, वो माँ बनने वाली है, आज तो उसे आराम करने दीजिए। सुमेर सिंह, तो वो क्या ये पहली औरत है जो माँ बनने वाली है? आज तक इस घर में हर औरत के साथ ये सब हुआ है और होता रहेगा, और तुमने इसमें पढ़ने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। अब जाओ यहाँ से। विमला जी ने एक बार झुमकी को देखा और फिर कमरे से बाहर चली गई। उनके जाते ही सुमेर सिंह ने दरवाज़ा बंद कर लिया और धीरे से झुमकी के पास जाकर बैठ गए, जान जिससे झुमकी की नींद टूट गई। झुमकी उठने की कोशिश करती है पर उठ नहीं पाती। झुमकी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत कमज़ोरी लग रही है। सुमेर सिंह, मेरे साथ वक्त बिताओगी तो सब ठीक हो जाएगा। सुमेर सिंह के जाने के बाद झुमकी रोने लगी। आज वो खुद को मोहिनी की तरह बेबस महसूस कर रही थी। माँ बनने का एहसास कहाँ औरत को संपूर्णता का एहसास कराता है, और यहाँ माँ बनना किसी सज़ा से कम नहीं था। एक तो इस दौरान शरीर में बहुत से बदलाव होने लगते हैं, कभी अचानक से मितली आने लगती है तो कभी थकान महसूस होती है, पर यहाँ इन सब चीज़ों से किसी को कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो बस अपनी भूख मिटानी थी, वो भी हर हाल में। ऊपर से उसे बेटा या बेटी कुछ भी हो, दोनों में ही उसकी हार थी। बेटा होता तो वो भी इन लोगों की तरह औरतों पे जुल्म करता, और बेटी होती तो ये लोग उसे मार देते। इन्हीं सब सोचों में उसका वक्त गुजर रहा था। वो बहादुर सी झुमकी कहीं खो सी गई थी। उसकी जगह एक खामोश सी झुमकी ने ले ली थी, जो हर पल एक डर के साए में जीती थी। विमला जी उससे बात करने की कोशिश करती, पर सब बेकार जाता। झुमकी ने अपने चारों ओर एक अदृश्य दीवार बना ली थी, जिसमें वो हर पल अपनी सोच में डूबी रहती थी। एक दिन झुमकी उदास सी अपने कमरे में बैठी इन्हीं ख्यालों में खोई थी कि दरवाजे को किसी ने खटखटाया। अंदर आ जाइए, झुमकी को लगा कजरी है, इसलिए उसने दरवाजे की तरफ बिना देखे ही कह दिया। तभी एक आकृति कमरे में आई और उसने झुमकी के पैर छू लिए। झुमकी ने चौंक कर आकृति की तरफ देखा। वो कोई हट्टा कट्टा नौजवान था। झुमकी अभी उससे कुछ पूछती, इससे पहले ही वो नौजवान बोला, अरे इतना परेशान मत होइए, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। झुमकी, पर मैं तो आपको नहीं जानती। वो नौजवान, आप झुमकी है ना? झुमकी, हाँ। वो नौजवान, मैं आदित्य, आपका इकलौता देवर। अब कुछ याद आया?
माँ जी का बेटा। झुमकी ने दिमाग पे जोर डालते हुए कहा। आदित्य, बिल्कुल सही पहचाना। वैसे माँ ने आपके बारे में जितना बताया था सब कम लग रहा है आपसे मिलकर। मैं चाचा बनने वाला हूँ। झुमकी उदासी से। हाँ आदित्य, आप उदास क्यों हो गई? मैंने कुछ गलत कह दिया? झुमकी, नहीं, बस अपनी किस्मत पे हंस रही हूँ। माँ ने यही कहा था, आप बिल्कुल भी इस हवेली के मर्दों जैसे नहीं हो। आदित्य, आप उदास क्यों हो गई? ऐसे में उदास होना बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। बच्चे का स्वभाव वैसा ही हो जाता है। उदास ना हूं तो क्या करूं? भगवान ने मुझे ऐसे दोराहे पे खड़ा कर दिया है कि आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। झुमकी ने मन ही मन कहा। झुमकी, आप माँ जी से मिले? आदित्य, अभी कहाँ, सीधे आपके पास आया हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, आप आराम कीजिए। इतना कहकर आदित्य कमरे से चला गया। सच कहती थी माँ, आदित्य बिल्कुल अलग है इस घर के मर्दों से। माँ का त्याग सही मायने में सफल हुआ है। मैं भी अपने बेटे को बाहर भेज दूंगी, पर अगर बेटी हुई तो? नहीं, मुझे बेटी नहीं हो सकती। अगर इन लोगों ने मेरी बेटी के साथ कुछ किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। झुमकी खुद से ही बातें कर रही थी। जैसे ही आदित्य विमला जी के कमरे में पहुंचता है और उनके पैर छूता है, विमला जी उसे देखकर खुश कम परेशान ज़्यादा हो जाती हैं। सदा खुश रहे मेरे बच्चे, तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। विमला जी अपनी परेशानी छुपाते हुए आदित्य को गले लगाकर बोली। आदित्य बैठते हुए, पर आपका चेहरा तो कुछ और बोल रहा है। विमला जी उसके बगल में बैठते हुए बोली। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, अपने बेटे को देखकर खुश नहीं होंगी? आदित्य, पता नहीं, पर मैंने आपका चेहरा और हाव भाव पढ़ा जो मुझे बता रहा है कि आप मुझे अचानक देखकर परेशान हैं। विमला जी, अच्छा, बड़ा आया चेहरा पढ़ने वाला। ये सब कुछ नहीं होता और मैं बहुत खुश हूँ। आदित्य, मुझे बहलाइए मत। साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहा हूँ, इतना तो समझ आ ही जाता है। वैसे नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं खुद पता लगा लूँगा। वैसे भी मैं पूरे 2 महीने आपके साथ बिताने आया हूँ। विमला जी, क्या? पर तेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। मैंने बोला तो था कि मैं मिलने आऊँगी, फिर तू यहाँ क्यों आया? आदित्य, उसकी चिंता आप मत कीजिए, मेरी छुट्टी है तो सोचा इस बार आपको और इस हवेली को अच्छे से जान लूं। मुझे परिवार का प्यार महसूस करना है। मेरे सारे दोस्त अपने परिवार के लोगों की बातें करते रहते हैं और मैं बस आप लोगों के बारे में सोचता ही रह जाता हूँ। इसलिए इस वक्त का तो मैं भरपूर फ़ायदा उठाने वाला हूँ। मैं भी तो जानूँ कि आपने इस हवेली के कितने राज छुपा रखे हैं। विमला जी सोच में पड़ गई कि आदित्य को ये सब पता चल जाएगा तो वो क्या जवाब देगी उसे कि उन्होंने इतने साल क्यों ये सब सहा। वो शहर में बचपन से पला है, उसे क्या पता कि इन जमींदारों ने पैसे से पुलिस और गांव वाले के लोगों का मुंह बंद कर रखा है। अब वो अकेली किस किस से लड़ेगी? आदित्य ने अपनी माँ को सोच में गुम देखा तो हंसते हुए बोला, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सच में सीरियस हो गई। अरे, मुझे कुछ खिलाइएगा या आज भूखे ही रखना है? विमला जी, ओ, मैं तुझे देखकर खुशी में सब कुछ भूल ही गई थी। बस अभी लाती हूँ खाना, तू तब तक फ्रेश हो जा। इतना कहकर विमला जी किचन की ओर चली गई। पता नहीं क्या बात है, माँ भी मुझे देखकर परेशान हो गई थी और झुमकी भाभी भी उदास लग रही थी। कुछ तो है जो सब मुझसे छुपा रहे हैं। आदित्य जैसे आत्ममंथन कर रहा था, तभी उसके पिता सुमेर सिंह कमरे में आए, जिन्हें देखकर वो उनके पैर छूने के लिए जैसे ही झुका, सुमेर सिंह अपनी कड़कदार आवाज़ में बोले, ये क्या कर रहा है तू? तू मेरा खून है, ऐसे किसी के पैर छूना तुम्हें शोभा नहीं देता। ये हाथ अगर उठते भी हैं तो बस बंदूक चलाने के लिए, समझा? आदित्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उनके सामने बोलने की उसकी हिम्मत भी नहीं थी। तभी विमला जी खाने की थाल लेकर आ गई। सुमेर सिंह को देखकर उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया, जिसे आदित्य ने देख लिया था पर फिर भी अनजान बन गया। सुमेर सिंह विमला जी को डांटते हुए बोले,
तुम्हारी वजह से मेरा बेटा ऐसा हो गया है। किसी के आगे झुकना हमारी शान के खिलाफ है। और ये है कि पैर छू रहा है, पर कोई ना, अब इसे भी अपनी तरह बना लेंगे। विमला जी कुछ जवाब देती इससे पहले सुमेर सिंह कमरे से बाहर निकल गया। आदित्य, माँ, ये पापा क्या बोल रहे थे? बड़ों के पैर छूना किसी की शान के खिलाफ कैसे हो गया? तुम्हारे पापा गांव से बाहर नहीं निकले हैं, इसलिए इनकी सोच ऐसी है, पर धीरे धीरे उन्हें समझ आ जाएगा कि वो गलत है और तू सही। अब तू ये सब छोड़ और खाना खा ले। विमला जी अपने हाथों से निवाला खिलाते हुए बोली। दिन बीत रहे थे, पर आदित्य को कुछ भी पता नहीं चला, पर उसे कुछ हो ज़रूर गया था। वो ना चाहते हुए भी झुमकी की तरफ खींचा जा रहा था। झुमकी की बातें करना, उसका मुस्कुराना, सब उसे झुमकी का दीवाना बना रहा था। पर वो जानता था कि ये सब गलत है, क्योंकि झुमकी उसकी भाभी है, इसलिए वो जितना हो सके उससे दूरी बनाने लगा। एक दिन वो ऐसे ही हवेली में घूम रहा था कि उसने देखा कि सामने सुमेर सिंह झुमकी के कमरे की तरफ जा रहे हैं। आदित्य को पहले तो लगा कि सुमेर सिंह झुमकी से कुछ बात करने गए हैं, पर कुछ देर बाद भी जब वो वापस नहीं आए तो वो भी झुमकी के कमरे की तरफ बढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि झुमकी के कमरे का दरवाज़ा बंद है और कमरे के अंदर से सुमेर सिंह की आवाज़ आ रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा काम है जो सुमेर सिंह झुमकी के साथ कमरा बंद करके करते हैं। इस बात का जवाब वो झुमकी से भी नहीं पूछ सकता था, इसलिए वो सीधा अपनी माँ के पास गया। विमला जी अपने कमरे में बैठी बाल संवार रही थी। तभी आदित्य, माँ, मुझे आपसे बात करनी है। विमला जी अपने बाल संवारना छोड़कर आदित्य की तरफ मुड़ी, पर आदित्य का चेहरा देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगा, पर फिर भी वो खुद को शांत करके बोली, पहले बैठ जा, फिर जो पूछना है पूछ लेना। आदित्य विमला जी की बगल में बैठकर बोला, आज मैंने जो देखा उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इसलिए आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। विमला जी, हाँ पूछना। आदित्य, मैंने झुमकी भाभी के कमरे में पापा को घुसकर दरवाज़ा बंद करते हुए देखा। ऐसा कौन सा काम है जो पापा दरवाज़ा बंद करके करते हैं? विमला जी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ठीक है, तो यही बात, अब बोलिए। आदित्य विमला जी के हाथ को अपने सर पर रखते हुए बोला। विमला जी, तुम बेकार की बातों में क्यों पड़ रहे हो? आदित्य, आज आप मुझे बहला नहीं सकती, आपको मेरी कसम सब कुछ सच सच बताइए। विमला जी ने मजबूरन आदित्य को सब कुछ बता दिया। आदित्य ये सब सुनकर गुस्से में बोला, झुमकी भाभी के साथ इतना कुछ हो रहा है और आप खामोश हैं। विमला जी बेबसी से खामोश रहने के अलावा हम लोग कर भी क्या सकते हैं? मोहिनी ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई तो उसे मौत के घाट उतार दिया तेरे भाई ने। तू भी इन सब से दूर रहे, क्योंकि पुलिस भी इनके इशारों की गुलाम है। आदित्य, मैं झुमकी भाभी को इन सब से आज़ाद करके रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। विमला जी, पर तू झुमकी को आज़ाद करके भी क्या कर लेगा? एक बच्चे की माँ को कौन अपनाएगा? आदित्य, मैं झुमकी के बच्चे को अपना नाम दूंगा, क्योंकि मैं उन्हें पहली नज़र से ही पसंद करने लगा था। दिल करता था कि बस उन्हें देखता रहूं ऐसे ही उम्र भर, पर यह सोचकर कि वो भैया की पत्नी है, मैंने अपने अरमानों को अपने दिल में ही दबा लिया। पर अब सच्चाई जानने के बाद मुझे उन्हें अपना बनाने से कोई नहीं रोक सकता। विमला जी आदित्य का हाथ अपने सर पर रखकर, तुझे मेरी कसम, जो ऐसा कुछ करने का सोचा भी, तू इन लोगों को नहीं जानता, ये अपनी झूठी शान के लिए तुझे भी मारने से पीछे नहीं हटेंगे। झुमकी शादीशुदा है, उसके बारे में सोचना भी पाप है। आदित्य मायूसी से, आपने कसम दी है तो मैं तोड़ूंगा नहीं, पर माँ, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हैं? आदित्य माँ की दी कसम की वजह से झुमकी से दूर रहने लगा, पर उसके दिल में झुमके के लिए प्यार और सहानुभूति और बढ़ गई थी। भले ही झुमकी जुबान से कुछ न कहती हो, पर उसकी आंखें सब दर्द बयान कर रही थी।
एक दिन झुमकी अपने कमरे में बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। तभी विमला जी उसके करीब बैठकर उसे देखने लगी। झुमकी, ऐसे क्या देख रही हैं? विमला जी, कुछ नहीं, बस तुझे देखकर अपना बीता हुआ कल याद आ जाता है। एक बात पूछूं? झुमकी, हाँ पूछिए ना। विमला जी, अगर आदित्य जैसा कोई लड़का तुमसे प्यार करता हो और तुम्हें इस नरक से आज़ाद करके तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हो, तो क्या तुम उसके साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहोगी? झुमकी, पहली बात ये कि आदित्य जैसा लड़का ये जानते हुए कि मेरा ससुर ही मेरे साथ रोज़ ये सब करता है, मुझे क्यों अपनाना चाहेगा? और दूसरी ये कि मैं अपनी वजह से किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकती। पर ये सब आप क्यों पूछ रही हैं? विमला जी, बस ऐसे ही। अच्छा ये बता, कौन सी किताब पढ़ रही है? झुमकी उदासी से गीता पढ़ रही थी। बाबूजी ने दिया था। सब कहते हैं कि इस अवस्था में हमें जैसी किताबें पढ़ते हैं हमारी संतान भी वैसी ही होती है। पर पता नहीं मेरे बच्चे की किस्मत में भगवान ने क्या लिखा है। विमला जी, ऐसा क्यों सोच रही है? देखना, तेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। झुमकी, आप भी मुझे झूठे दिलासे दे रही हैं, जबकि सच आप भी जानती हैं। विमला जी के पास झुमकी की बातों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्हें भी पता था झुमकी की बातों में सच्चाई थी। जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहा था, झुमकी की तबीयत और ख़राब हो रही थी। ऐसे ही एक दिन झुमकी को तेज़ दर्द हो रहा था और विमला जी उसकी गर्म पानी से सिकाई कर रही थी कि तभी सुमेर सिंह कमरे में दाखिल हुआ। विमला जी उसे देखकर बोली, झुमकी की तबीयत खराब है और उसे दर्द भी हो रहा है, उसे आराम करने दीजिए। तू मुझे बताएगी मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चल जा यहाँ से। सुमेर सिंह ने झुमकी से विमला जी को अलग करते हुए कहा। विमला जी सुमेर सिंह के पैर पकड़कर रोते हुए बोली, झुमकी को बख्श दीजिए वरना वो मर जाएगी। उसके बदले में मेरे साथ जो करना है कर लीजिए। सुमेर सिंह विमला जी को धक्का देकर, तेरे में वो बात कहाँ जो झुमकी में है, अब जा यहाँ से। आदित्य बाहर खड़ा था। सुमेर सिंह की बातें सुनकर गुस्से से उसका खून खोल रहा था, पर माँ की कसम के आगे मजबूर था। जब उसने अपनी माँ को ज़मीन पे गिरे देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो अपनी माँ के पास आकर उन्हें उठाते हुए बोला, अरे रो क्यों रही हैं? ये पहली बार तो नहीं हो रहा, कितनी औरतों ने यहाँ दम तोड़ा है। एक और सही, ऐसे भी आप झुमकी की माँ नहीं सास हैं। उसके मर जाने से कुछ बदलेगा थोड़े ही, फिर कोई और झुमकी आपके पति ले आएंगे। विमला जी, अब मुझे मेरी नज़रों में और मत गिरा, मैं झुमकी को कुछ नहीं होने दूंगी। सुमेर सिंह हंसते हुए, तो क्या कर लेगी तू? विमला जी बिना कुछ बोले तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। सुमेर सिंह बेहयाई से आदित्य के सामने ही झुमकी के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। तभी आदित्य ने उसे ज़ोर से धक्का देकर ज़मीन पर धकेल दिया। सुमेर सिंह गुस्से में आदित्य पर झपटा कि तभी विमला जी बंदूक लिए कमरे में आई और सुमेर सिंह पे तानते हुए चिल्लाकर बोली, दोनों को छोड़ दे वरना मैं गोली चला दूंगी। सुमेर सिंह आदित्य का गला दबाकर बोला, तू मुझे मारेगी? हमेशा मेरे पैरों पे पड़ी रहने वाली, तुझ में इतनी हिम्मत आ गई है तो चलाना गोली। विमला जी ने गुस्से में सुमेर सिंह के कंधे पे गोली मार दी, जिससे आदित्य पे सुमेर सिंह की पकड़ ढीली हो गई और आदित्य ने खुद को आज़ाद कर लिया। विमला जी सुमेर सिंह के कुर्ते की पॉकेट की तरफ इशारा करके आदित्य से बोली, इसके पॉकेट में कार की चाबी है, उसे निकाल और झुमकी को लेकर भाग जा, मैं इन लोगों को देख लूँगी। आदित्य, आपको इन दरिंदों के पास छोड़कर मैं नहीं जाने वाला, या तो हम सब साथ जाएंगे या यहीं रहेंगे। विमला जी, तुझे मेरी कसम, झुमकी को बचा ले, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा, पर तुम दोनों के आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है। आदित्य, आप चाहती हैं तो मैं झुमकी को लेकर इन सब से दूर चला जाऊंगा। गोली चलने की आवाज़ सुनकर अमर सिंह और उनके आदमी भागते हुए आए। तभी विमला जी चीखते हुए बोली, सुमेर सिंह को जिंदा देखना चाहते हो तो हट जाओ रास्ते से। डरकर सब रास्ते से हट गए।
आदित्य ने सुमेर सिंह के पॉकेट से चाबी निकाली और झुमकी को अपने कंधे पे उठा लिया। तभी विमला जी सुमेर सिंह पे बंदूक ताने कमरे से बाहर निकलने लगी। उनके पीछे आदित्य भी बाहर आ गया। फिर वो लोग घर के बाहर निकलने लगे। सुमेर सिंह की मौत के डर से कोई भी उनके रास्ते में नहीं आया। आदित्य ने कार की फ्रंट सीट पर झुमकी को बैठाया और खुद कार स्टार्ट करके हवेली से बाहर निकल गया। सुमेर सिंह गुस्से में अपने आदमी से बोला, ये कुछ नहीं कर सकती, तुम लोग जाकर उनका पीछा करो और उन्हें मौत के घाट उतार दो। विमला जी, कोई भी आगे बढ़ा तो तुम्हारा मालिक जान से हाथ धो बैठेगा। सुमेर सिंह, तुम लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सुमेर सिंह के आदमी जैसे ही आगे बढ़े, विमला जी ने 2 गोली धड़ाधड़ सुमेर सिंह के सीने में उतार दी। सुमेर सिंह जमीन पर निढाल होकर गिर पड़ा। डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं हुई विमला जी का सामना करने की। जब विमला जी को लगा कि आदित्य उन सबसे दूर जा चुका है तो वो ज़मीन पे वहीं बैठ गई। अमर सिंह विमला जी से, वैसे आज जो तुमने काम किया है उसके लिए तो तुझे भी गोली मार देनी चाहिए, पर सुमेर सिंह को मारकर तूने मेरे फायदे का काम किया है, इसलिए तुझे मौत न देकर कमरे में कैद रखना सही रहेगा। अमर सिंह ने अपने आदमी को आदेश दिया कि विमला जी को ले जाकर स्टोर रूम में बंद कर दो और 2 दिन इसे भूखे प्यासे रखना। उसके इतना कहते ही 2 आदमी विमला जी को उठाकर ले गए और उन्हें स्टोर रूम में बंद कर दिया। पर विमला जी को संतोष था कि झुमकी इस नरक से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो गई। तनाव में होने की वजह से झुमकी की तबीयत और ख़राब होने लगी, इसलिए आदित्य उसे हॉस्पिटल लेकर आ गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद, आपकी पत्नी की बीपी बहुत हाई है, लगता है ये बहुत स्ट्रेस में है। अगर कल तक इनकी हालत ठीक नहीं हुई तो हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। आदित्य हाथ जोड़कर बोला, किसी तरह मेरी पत्नी और बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर, आप धैर्य रखिए, आपकी पत्नी और बच्चे को कुछ नहीं होगा। रात भर झुमकी को डॉक्टर की निगरानी में रखा गया। अगले दिन झुमकी ने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। जब झुमकी ने अपनी बच्ची को गोद में उठाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिसकी वजह आदित्य जानना चाहता था। इसलिए वो झुमकी के आंसू पोंछते हुए बोला, बहुत आंसू बहा लिए तुमने, पर अब तुम और नहीं रोओगी। झुमकी मुस्कुराते हुए, इतनी मेहरबानी की वजह जान सकती हूँ आदित्य? मेहरबानी कैसी? देखा नहीं डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी और बेटी दोनों बिल्कुल ठीक हैं, इसका मतलब तो तुम समझती हो ना? झुमकी अनजान बनने का नाटक करके बोली, नहीं। आदित्य वहीं घुटनों पर बैठ गया और अपनी रिंग झुमकी की तरफ बढ़ाकर बोला, मेरी अर्धांगिनी बनोगी? झुमकी नज़रें झुकाकर रिंग लेकर बोली, हाँ। आदित्य ने झुमकी को गले से लगा लिया और फिर दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। झुमकी ने जब आदित्य के बच्चे को जन्म दिया तो उनकी खुशी दुगनी हो गई। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। झुमकी और आदित्य की शादी के 6 साल हो चुके थे। सब कुछ सही चल रहा था, पर एक अपराध बोध था जो झुमकी को रोज परेशान करता था। अक्सर रोती गिड़गिड़ाती औरतों की आवाज़ के साथ विमला जी के स्वर की आवाज़ उसे परेशान करती। तू ही औरतों पे होने वाले जुल्म से एक दिन सबको बचाएगी, उसकी नींदें उड़ा देते थे और वो रात को चौंक कर उठ जाती थी। एक दिन झुमकी आदित्य से, मुझे गांव जाना है, पता नहीं सुमेर सिंह ने माँ के साथ क्या किया होगा। अमर सिंह और सुमेर सिंह ने कितनी औरतों की ज़िंदगी बर्बाद की होगी। हर वक्त नींद में यही सपना, यही अपराध बोध की मेरी वजह से माँ को कुछ ना हो गया हो, मेरी नींदें उड़ा देता है। अब ऐसे और नहीं जी सकती मैं, मुझे दोनों को सज़ा दिलाने के लिए गांव जाना ही पड़ेगा। आदित्य, तुम कहीं नहीं जाओगी, हमारे बारे में सोचो, हमारे बच्चों के बारे में सोचो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अकेला इन लोगों को कैसे संभालूंगा? झुमकी आदित्य के सामने हाथ जोड़कर, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे खुद की रक्षा करना आता है। हमारे देश में इतनी वीरांगनाएं पैदा हुई हैं, अगर वो देश के बारे में ना सोचकर खुद के बारे में सोचती तो क्या आज उनका नाम होता? बहुत सोच लिया खुद के बारे में, बहुत जी लिया स्वार्थ वाला जीवन। अब मुझे दोषियों को सज़ा दिलवानी है। आदित्य, अगर तुमने फैसला ले लिया है तो मैं नहीं रोकूंगा, पर यह बताओ कि तुम उन्हें सज़ा कैसे दिलाओगी? झुमकी, अभी इसके बारे में नहीं सोचा है। आदित्य, तुम गांव जाओगी ज़रूर,
पर परफेक्ट प्लानिंग के साथ मैं कुछ सोचता हूँ। थोड़ी देर बाद झुमकी, मुझे उनको सज़ा दिलाने का उपाय मिल गया। मैं हवेली के आसपास के सभी गांवों में जाऊंगी और परिवारों के बारे में बात करूंगी जिन्होंने अपनी बेटी किसी मजबूरीवश हवेली में ब्याही है। आदित्य, तुम अकेली नहीं जाओगी, इसमें खतरा हो सकता है। मेरा एक विश्वास पात्र है, तुम उसके साथ जाओगी और हवेली के पास वाले गांव में ही उसकी पत्नी बनकर ठहरोगी। एक और बात, तुम हमेशा घूंघट में रहोगी जिससे कि कोई तुम्हें पहचान न पाए। झुमकी, ये सही रहेगा, पर पहले हम लोग मोहिनी दीदी जिस कॉलेज में अमर सिंह से मिली थी वहाँ चलते हैं। कॉलेज से हमें मोहिनी दीदी के घर का एड्रेस मिल ही जाएगा। आदित्य, हाँ ये सही सोचा तुमने। मुझे पता है अमर सिंह किस कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन लग जाएगा हमें वहाँ जाने में। झुमकी, तो फिर देर किस बात की, आज ही हम लोग निकलते हैं। मैं बच्चों को तैयार कर लेती हूँ। आदित्य, मैं अपने दोस्त को फ़ोन कर लेता हूँ जिसके साथ तुम गांव जाओगी। इतना कहकर आदित्य ने लैंडलाइन से कोई नंबर मिलाया। किसी तरह से बात करने वाले शख्स ने फ़ोन उठाया और आने को तैयार हो गया। आधे घंटे बाद बेल बजी तो झुमकी ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पे खड़े शख्स ने झुमकी को नमस्ते किया और फिर अंदर आ गया। आदित्य उसे देखकर, थैंक यू सो मच प्रकाश, अब मेरी बात पूरी तरह सुन लो, उसके बाद तुम कोई फैसला लेना। इतना कहकर आदित्य ने उसे सब कुछ बता दिया और ये भी बोला कि इस काम के लिए तुम्हें मैं 50,000 रुपया दूंगा। प्रकाश सोचकर बोला, मैं भाभी के साथ जाने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, मैं इसके बदले कुछ भी नहीं लूँगा। एक तो भाभी इतना पुण्य का काम करने जा रही हैं, उनके साथ मुझे भी थोड़ा पुण्य कमा लेने दो। अगर मैं वहाँ से ज़िंदा नहीं आ पाया तो मेरे परिवार का ध्यान रखना। आदित्य, ऐसा मत बोलो, तुम दोनों में से किसी को कुछ नहीं होगा। अगर बच्चों को वहाँ खतरा ना होता तो मैं भी तुम लोगों के साथ ही चलता। आदित्य ने फिर एक कार बुक की और फिर चल पड़े सब मोहिनी के शहर। अगले दिन दोपहर में वो लोग कॉलेज में थे। पहले आदित्य ने कॉलेज प्रिंसिपल से मोहिनी का एड्रेस निकालने की पूरी कोशिश की, पर वो तैयार नहीं हुई। फिर झुमकी ने उन्हें अपने बारे में और मोहिनी और उसकी बच्ची के साथ हुई बर्बरता के बारे में बताया। ये सब सुनकर प्रिंसिपल को बहुत दुख हुआ और वो मोहिनी का एड्रेस देने को तैयार हो गई। एड्रेस लेकर वो लोग उसे ढूंढते हुए आखिरकार मोहिनी के घर तक पहुंच ही गए। झुमकी ने मोहिनी के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो एक 40-45 साल की औरत ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही झुमकी ने उनसे मोहिनी के बारे में पूछा, गुस्से से उस औरत ने दरवाज़ा बंद कर दिया। पर झुमकी कहाँ हार मानने वाली थी, वो बार बार दरवाज़ा खटखटाने लगी। आखिर उस औरत ने दरवाज़ा खोलकर उन सबको अंदर बुला लिया। तभी एक अधेड़ आदमी उनके पास आकर बैठ गया। झुमकी ने पहले दोनों को प्रणाम किया और फिर मोहिनी के बारे में बताया। ये सुनकर मोहिनी के मम्मी पापा वहीं ज़मीन पर बैठकर उनके सामने ही रोने लगे। झुमकी और आदित्य ने उन दोनों को हिम्मत दी और अमर सिंह के खिलाफ गवाही देने को तैयार कर लिया। फिर वो लोग वहाँ से निकल गए। झुमकी आदित्य और अपने बच्चों से आखिरी बार गले मिलकर प्रकाश के साथ अपने खतरनाक सफ़र पर निकल पड़ी। झुमकी ने गांव की औरत की तरह कपड़े पहने और प्रकाश के साथ बस में बैठ गई। बस गांव से कुछ मिनट के फासले पे थी। तभी झुमकी ने गर्दन तक का लंबा घूंघट काट लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। जैसे ही बस रुकी, प्रकाश और झुमकी अपना सामान लेकर उतर गए, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं, क्योंकि बहुत जल्द रात भी होने वाली थी। वो गांव के अंदर घुस गए। झुमकी को उम्मीद थी कि कोई ना कोई उन्हें आसरा ज़रूर देगा, क्योंकि गांव के लोगों के दिल बड़े होते हैं, ये वो समझती थी। प्रकाश हर घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा, पर उनके हाथ निराशा ही लग रही थी। वो औरत उनके करीब आकर बोली, कौन गांव से हैं आप लोगन? यहाँ रात में क्या करत हो? झुमकी, हम पास का गांव में रहत हुई। ये हमार पति है, हम शहर में काम करत रही, पर मालिक काम से निकाल दिए। 2 दिन से कुछ खाए को ना मिला। एक आदमी हमका बतलावे कि सुमेर सिंह जी के यहाँ हमारा काम मिल जाई। हम बर्तन झाड़ू पोंछा सब कर ले थी। बूढ़ी औरत, अभी तो बहुत रात हो गई है, हमारा घर पास ही है, तू दोनों वो ही चल। हम कल सोची कि तोहफा काम कैसे दिला सकत है। झुमकी, ठीक है दादी, हम आपका दादी कह सकत है।
बूढ़ी औरत झुमकी के सर पे हाथ फेरते हुए। हाँ हाँ, हमार बिटिया। बुढ़िया झुमकी और प्रकाश को अपने घर ले गई और उनके लिए खाना परोसकर बोली, बिटिया हमारा पास बस यही है, तू खा ले और अपने पति का भी खिला दे। झुमकी, पर आप ना ही खाएंगी? बुढ़िया भीगी पलकों से, ना ही बिटिया, हम शाम को ही खा लिए थे। झुमकी, आप अकेली रह थे? बुढ़िया रोते हुए, हाँ बिटिया, एक बेटा और एक बेटी थे। एक दिन हमारे बेटे ने कहा कि बहन के लिए बढ़िया रिश्ता मिला है, दहेज में 1 रुपया भी नहीं लगेगा, ऊपर से बहन जिंदगी भर ठाठ से रहेगी। मैंने उसकी बात मान ली। ब्याह के बाद हमें पता लगा कि हमारा बेटा पैसे के लालच में बिटिया का ब्याह सुमेर सिंह से कर दिया। हमको जब ये बात पता चली तो हमने उसको बहुत गाली दी, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 दिन बाद पैसा लेके शहर भाग गया। हमने सुमेर सिंह के वहाँ जाकर अपनी बेटी को वापस लौटाने के लिए भीख मांगी, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब तो ये सब बात को 20 साल हो गए हैं। अब तो लगता है पता नहीं हमारी बेटी जिंदा भी होगी या नहीं। पर जब हमें पता लगा कि सुमेर सिंह मारा गया तो हमारे कलेजे को ठंडक पड़ गई। झुमकी, सुमेर सिंह नहीं रहा? बूढ़ी औरत, हाँ बिटिया, चलो अब तुम लोग खाना खा लो। झुमकी और प्रकाश खाना खाने लगे। खाने के बाद बूढ़ी औरत उन्हें एक कमरे में ले गई और उनके सोने के लिए बिस्तर लगा दिया। उनके जाने के बाद प्रकाश बोला, यह अमर सिंह और सुमेर सिंह तो सच में राक्षस हैं। वैसे मुझे करना क्या है? झुमकी, अब सिर्फ अमर सिंह है। सुमेर सिंह बहुत शातिर था, उसके आगे अमर सिंह कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। इसके लिए मैं हवेली जाकर उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करूंगी और आसपास के गांव के लोगों में से वैसे लोगों का पता लगाऊंगी जिन्होंने मजबूरीवश अपनी बेटियों को अमर सिंह से ब्याहा था, जिनकी बहू बेटियों की अमर सिंह ने इज्जत ताड़ ताड़ की। फिर उन्हें अमर सिंह के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार करूंगी। ये काम थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आपको शुरुआत मेरे पापा से ही करनी होगी। जब आप उन्हें मेरे बारे में बताइएगा तो वो इसके लिए तैयार हो जाएंगे। फिर उनकी मदद से आप और लोगों को जागरूक करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें वक्त लग सकता है, इसलिए आपको धैर्य से काम लेना पड़ेगा। प्रकाश, जी मैं इसके लिए तैयार हूँ। हवेली में खतरा हो सकता है, इसलिए आपको भी हर पल चौकन्ना रहना होगा। झुमकी, मैं संभाल लूँगी, पर आप भी चौकन्ना रहिएगा ताकि अमर सिंह तक ये बात नहीं पहुँचे। प्रकाश, जी बिल्कुल, अब सो जाते हैं। प्रकाश बेड पे सो गया और झुमकी चादर लेकर ज़मीन पे सो गई। अगली सुबह झुमकी और प्रकाश नहा धोकर तैयार हो गए। प्रकाश झुमकी का घर ढूंढने और उसके पिता से बात करने के लिए वहाँ से निकल गया। झुमकी बूढ़ी औरत की मदद से एक नौकरानी के साथ अमर सिंह की हवेली आ गई। कजरी का नाम है तुम्हारा? कौन कौन से काम कर लेती हो और ये इतना बड़ा घूंघट क्यों निकाला है तुमने? झुमकी, ललिया नाम है हमरा। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कर लेती हूँ। हमने सुना है मालिक की नज़र ठीक नहीं, इसलिए मेरे पति ने मुझे लंबा घूंघट करने के लिए कहा है, पर पेट की आग बुझाने की खातिर तो काम करना ही पड़ेगा। कजरी, हाँ सबकी यही मजबूरी है, सारा काम सफाई से करना ठीक है। झुमकी, जी मालकिन। कजरी एक 15-16 साल की औरत की तरफ इशारा करके, हम मालकिन नहीं हैं, देख वो रही हमारी छोटी मालकिन। जाओ जाकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लो। झुमकी, पर ये तो बहुत छोटी हैं। कजरी, तुम्हें इससे क्या मतलब, जाओ अब जाकर काम पर लग जाओ। झुमकी ठीक है कहकर किचन चली गई और बर्तन धोने लगी। धीरे धीरे झुमकी अपने काम में समय निकालकर छोटी मालकिन से बातें करने लगी। छोटी मालकिन को भी उससे बातें करके अच्छा लगता था। एक दिन झुमकी छोटी मालकिन के कमरे में, मालकिन आप बहुते भागे वाली हो कि आपका इतना बड़े घर में ब्याह हुआ। हम गरीबन लोगों की तो पूरी ज़िंदगी कमाने खाने में निकल जाती है, हम लोगों के नसीब में आराम कहाँ। छोटी मालकिन, हमारा नाम विद्या है और रही बात भागो वाली होवन की, तो जब आपको इस हवेली और यहाँ पर औरतों पर होने वाले जुल्म के बारे में पता लगेगा तो तुम ऐसा नहीं कहोगी, बल्कि आप भागो वाली हो कि आप मर्द आपका फिक्र कराता है। झुमकी, तो आप इनके खिलाफ कुछ करती क्यों नहीं हैं? बिंदिया, हम अकेले क्या कर सकते हैं? यहाँ जो भी औरत इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाती है उसको ये लोग मरवा देते हैं। झुमकी, दीदी और आदित्य जी इनके खिलाफ गए, उनको भी मौत ही मिली। झुमकी, ये सब आपको किसने बताया? बिंदिया,
कजरी दीदी और बाकी सब नौकरों के मुंह से मैंने सुना है। झुमकी अपना घूंघट उठाते हुए, सब झूठ है, मैं झुमकी हूँ। बिंदिया अचरज भरी आंखों से झुमकी को देखते हुए, पर यह कैसे हो सकता है झुमकी? ये सब लोगों को डराने के लिए अमर सिंह ने झूठी अफवाह फैलाई है। मैं हवेली बस अमर सिंह को सजा दिलाने के लिए आई हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी बिंदिया? पर हम क्या कर सकते हैं झुमकी? तुम पुलिस के सामने अपनी आप बीती सुनाओगी, बाकी के काम मैं कर लूँगी। बिंदिया, हम तैयार हैं झुमकी दीदी, आप जो बोलोगी हम वो करेंगे। झुमकी, फिलहाल तो किसी के सामने मेरी ये सच्चाई जाहिर मत होने देना, मैं सही समय पे तुम्हारी गवाही का इस्तेमाल करूँगी। झुमकी बिंदिया से बात करने में इतनी मगन थी कि उसे अमर सिंह के आने की आहट ही नहीं हुई। अमर सिंह कब दरवाजे के बगल में खड़ा दोनों की बातें सुन रहा था। जैसे ही झुमकी घूंघट करके कमरे से बाहर निकलने लगी कि तभी अमर सिंह ने उसकी कलाई पकड़कर बोला, कब से मुझे तुझ पे शक था, पर मुझे लग रहा था कि तेरी कभी हिम्मत नहीं होगी यहाँ आने की, पर तू तो बड़ी हिम्मत वाली निकली, खुद ही मरने आ गई। मैं आज तो तेरा काम तमाम करके ही रहूँगा। झुमकी चीखते हुए, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अमर सिंह झुमकी की बात सुनकर जोर से हंसा और फिर झुमकी को ज़मीन पर धकेल कर उसको पैर से मारते हुए बोला, तुम सारी औरतों की औकात यही है, समझी? झुमकी सुमेर सिंह से हंसते हुए, जो करना है कर ले, ये झुमकी तो जो करने आई है वो करके रहेगी। अमर सिंह उसे और मारने लगा। बिंदिया से झुमकी की हालत देखी नहीं जा रही थी। तभी उसे बड़ा सा फूलदान दिखा। उसने वो फूलदान उठाया और हिम्मत करके अमर सिंह के सर पर दे मारा। अचानक हुए हमले से अमर सिंह बौखला गया और बिंदिया की तरफ बढ़ने लगा। तभी मौके का फ़ायदा उठाकर झुमकी तेजी से बाहर भागी और दीवार पर टंगी बंदूक उतारकर कमरे में भागती हुई आई तो देखा कि बिंदिया बेड पर लेटी है और अमर सिंह उसका गला दबा रहा है। झुमकी ने अमर सिंह के पीठ में गोली मारी। अमर सिंह झटपटाकर वहीं बेड पर गिर गया। फिर वो खुद को संभालते हुए झुमकी की तरफ बढ़ने लगा कि तभी झुमकी ने उसके सीने में एक और गोली उतार दी। कुछ ही देर में अमर सिंह मौत की नींद सो चुका था। बिंदिया झुमकी के गले लगकर रोते हुए बोली, आप साक्षात माँ दुर्गे का रूप हो, जिन्होंने अमर सिंह जैसे राक्षस से हम सबको बचाया है। झुमकी बिंदिया को अलग करके बोली, हम सब में माता बसती है, बस उन्हें सही समय पे जगाने की देर है। जब तक हम सहते रहेंगे और उनके जैसे राक्षस हमारा शोषण करते रहेंगे, इसलिए खुद लड़ना सीखो। अब मैं पुलिस को फ़ोन करने जा रही हूँ। झुमकी ने हॉल के फ़ोन से पहले पुलिस को फ़ोन किया और फिर आदित्य को। कुछ ही देर में पुलिस हवेली पहुँच गई और झुमकी को गिरफ्तार करके ले गई। बिंदिया, कजरी और हवेली के बाकी नौकर और गांव के लोगों की गवाही से साबित हुआ कि अमर सिंह गुनहगार था और झुमकी ने जो कुछ भी किया वो बिंदिया को बचाने के लिए किया, इसलिए झुमकी को बाइज्जत छोड़ दिया गया। तब तक आदित्य भी आ गया। कजरी की मदद से विमला जी को छुड़ा लिया गया। विमला जी की बताई गई जगह पे खुदाई की गई तो सैकड़ों की संख्या में कंकाल बरामद हुए, जिनमें नवजात बच्चों के भी कंकाल थे। झुमकी यह दृश्य देखकर आदित्य से लिपटकर रो पड़ी। सारे कंकाल का अंतिम संस्कार हुआ और उनकी आत्मा की शांति के लिए विमला जी ने पूजा करवाई। उधर झुमकी को देखकर उसके पिता भावुक होकर उससे लिपटकर रोने लगे। आदित्य ने झुमकी की मदद से बच्चों के लिए स्कूल खोला, जिसमें बच्चों को पढ़ाई के साथ आत्मरक्षा के गुण भी सिखाए जाते थे। शाम में इन स्कूलों में गांव की औरतों और मर्दों को भी पढ़ाया जाता था। इसके साथ ही उन्हें यह भी बताया जाता था कि बेटा या बेटी होना पुरुष पर निर्भर करता है, ना कि महिलाओं पे। इसका ये फ़ायदा हुआ कि औरतों को बेटी होने पे दिया जाने वाले ताने बंद हो गए। विमला जी की सलाह पे गांव में ही एक फैक्ट्री भी लगाई गई ताकि गांव के लोगों को रोज़गार के लिए बाहर न जाना पड़े। आदित्य ने गांव में ही अस्पताल खोल लिया जिसमें हर तरह का इलाज होता था। झुमकी गांव की औरतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें घरेलू चीज़ें जैसे अचार, पापड़, तिलौरी बनाने में मदद करने लगी। इसके साथ ही जिन औरतों को सिलाई में रुचि थी उन्हें सिलाई के लिए सिलाई मशीन और बाकी ज़रूरत की चीज़ें मुफ्त में उपलब्ध कराने गई। एनजीओ उनकी बनाई चीज़ें और कपड़े शहर में बेचने में मदद करने लगा। झुमकी की वजह से सारे गांव वालों की ज़िंदगी में बदलाव तो आया ही, विमला जी और बिंदिया जैसी कई औरतें भी अपने हक के लिए लड़ना सीख गई। गांव की तरक्की देखकर विमला जी झुमकी का माथा